हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हम रिवीजन क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो आज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस तरीके से डिस्कस करना है कि सारे मेन पॉइंट्स जो जेईई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब अच्छे से कवर हो जाए और लास्ट में आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हम इस तरीके से करेंगे कि सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। फाइन, चलिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर जो अलग अलग सॉल्ट्स हैं उनके बारे में जैसे हमें अगर कुछ भी पता है तो हम कैसे उनको डिस्कस कर सकते हैं, हाउ कैन वी इलैबोरेट। एक हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट होता है ना, जैसे आपने बचपन में पढ़े ही हैं। अगर हम बात करें तो वी हैव नॉर्मल सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट मतलब जैसे कि NaCl हो गया है ना, MgCl2, तो ये सब क्या है, दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स। उसके बाद एक चीज आती है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में वी हैव मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, मतलब 2 और मोर सॉल्ट्स जिनको हम एक साथ कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट जो है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैश एलम, ठीक है। तो पोटैश एलम का एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले तो, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं सॉल्ट्स को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी इसी तरीके से एडिशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड से बनता है, ठीक है। लेकिन डबल सॉल्ट और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें क्या डिफरेंस है, बस हमें वही डिस्कस करना है। तो अगर मैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं बेसिकली, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखो, एडिशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड से ही बनते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं, जैसे कि K4 FeCN होल 6, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि ये क्या है ना। तो ये और हमारे पास जो डबल सॉल्ट है इनमें क्या डिफरेंस है पहले हम ये देखते हैं। उससे पहले हम इसका एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको हम, ये जो पोटेशियम है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन मतलब जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्लियर है, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास है, दिस इज द सेंट्रल मेटल, दिस इज द सेंट्रल मेटल। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज लाइगेंड, इसको हम लाइगेंड बोलते हैं। और ये हमारे पास जो ये नंबर है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, देखो अगर मैंने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो वाटर में डिसॉल्व करके हमारी कुछ ऐसी रिएक्शन मिलेगी। देखो ये जो है 4K पॉजिटिव एंड FeCN होल 6, और ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव। तो इस तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन जो आयरन और साइनाइड है दे विल रिमेन इंटैक्ट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो चीजें हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, वो अलग से आयंस में डिसोशिएट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर K पॉजिटिव भी मिलेगा हमें, SO4 नेगेटिव भी मिलेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे आयंस का टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे सब आयंस का टेस्ट नहीं मिलेगा।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसा है, डबल सॉल्ट से ये अलग कैसे है, ठीक है। और ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारे पास एलिमेंट है सिर्फ वही रिएक्ट करेगा, वही आयंस का टेस्ट देगा। क्लियर है? तो ये तो हमने बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देख लिया है। चलिए, तो अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दी वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी दैट वाज दी वर्नर्स थ्योरी। सो ही मेड सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस। देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से देखेंगे हम। ही मेड कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए उन्होंने ऑफ कोबाल्ट एंड अमोनिया। कोबाल्ट एंड अमोनिया के उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। COCl3 डॉट 6NH3, COCl3 डॉट 5NH3, ओके, देन COCl3 डॉट 4NH3 एंड COCl3 डॉट 3NH3। ये मैंने क्यों लिए हैं, इनका क्या मतलब है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस बनाए कोबाल्ट एंड अमोनिया के, इनसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह इसको देखेंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल सिंपल लिखा है, वो भी इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि अगर ये ऐसे बेसिक फॉर्मूला दे दिया है तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरीके से आप कैसे बताओगे, और इसके लिए आपको कुछ सपोर्टिव फैक्टर दिए जाएंगे। एंड व्हाट आर दो सपोर्टिव फैक्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, ठीक है। सो वर्नर ने दो चीजें बताई कि एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। चलो यहां लिख लेते हैं थोड़ा इसको, सेकेंडरी वैलेंसी। ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली। इन एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर जो काउंटर आयन जो इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ है। बाकी प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने बोला है कि दैट इज आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज नॉन आयोनाइजेबल। वो जैसे ही अब मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, फाइन। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो डायरेक्शनल है एंड दिस इज नॉन डायरेक्शनल। तो प्राइमरी, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो उन्होंने किस तरीके से डिस्कशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में जैसे अब यहां पर उन्होंने ऐड किया एक्सेस ऑफ AgNO3, ठीक है। सब में उन्होंने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड किया, और फिर देखा कि कितने मोल्स ऑफ, कितनी पीपीटी जो है वो बन रही थी। तो देखो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन था। यहां पर जब हम कंपाउंड देखें, मतलब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर 3AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुए। इसका मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा दिखता है। फिर अगर 3 मोल्स ऑफ AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 जो है वो अमोनिया प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। देखो, और जो Cl3 जो है वो तो बाहर होना चाहिए। तो क्या ये हमारा पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो ठीक है? क्या ये इस तरीके से बनेगा, या फिर कुछ ऐसा? बाहर या तो अमोनिया होगा, क्योंकि देखो कोबाल्ट जो है टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे काम करेगा, 6 जो है लाइगेंड वो अंदर होंगे, और जो हमारे पास 3 है वो बाहर होंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मैं इस तरीके से रखूं, या फिर NH3 और बाहर क्या आ जाए, Cl3। देखो ध्यान से, और यहाँ पर NH3 जो है वो थ्राइस बाहर आ जाए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो अब देखो, अगर 3 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन है,
इसका मतलब जो Cl जो क्लोराइड है वो कहाँ है, वो बाहर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये बात कर ली है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो काउंटर आयन है सिर्फ वही क्या करता है, रिएक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सो दिस इज करेक्ट। तो इसको अब रब कर देते हैं हम, लेकिन समझ आना चाहिए अच्छे से कि हमने इसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया, और पॉसिबिलिटी ये भी थी। तो सपोर्टिव फैक्टर की वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो ये होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो फर्स्ट के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी Cl3 जो है वो बाहर रहेंगे और अमोनिया जो है वो अंदर है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर 3AgCl का फॉर्मेशन है। प्राइमरी वैलेंसी वही जो मैंने आपसे बात की है, 3 काउंटर आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है अमोनिया अंदर प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में सपोज अब उसने बोल दिया है कि हमारे पास फॉर्मेशन है 2 मोल्स ऑफ AgCl का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब तो आपको तुरंत आना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 क्लोरीन है वो बाहर है। तो यहां पर देखो, इसका मतलब NH3 5 अंदर है, एक Cl अंदर है, और बाहर क्या है, Cl2। तो हम फटाफट से बता सकते हैं ना, अब बाहर 2 है तो ये 2 और ये तो 6 रहेगा ही, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर जो लाइगेंड्स है वो हमारे 6 हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर विल बी 1 AgCl। अगर 1 AgCl ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पर 1, दैट मीन्स NH3 4 Cl2, और बाहर सिर्फ हमारे पास क्या है, 1 क्लोरीन। सो प्राइमरी वैलेंसी 1 एंड सेकेंडरी विल बी 6। क्लियर? देन यहाँ पर नो PPT, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। सो नो PPT दैट मीन्स यहाँ पर CO Cl3 एंड NH3 होल थ्राइस। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे बनेंगे। अब एक बार अच्छे से आप देख लो, तो जब हमारे पास 3 AgCl है दैट मीन्स 3 क्लोराइड्स, देन 2 AgCl मीन्स 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे, 1 AgCl मीन्स 1 क्लोरीन, एंड देन नो PPT मीन्स ऑल द क्लोरीन्स आर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। नो PPT दैट मीन 0 एंड दिस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी अगेन व्हाट, दिस विल बी 6। ठीक है, सो वर्नर्स थ्योरी जो है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने डिफाइन की। बाकी ये बिल्कुल ही रॉ एक तरह से मान सकते हो, बिल्कुल बेसिक फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आई थी। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं वाले फैक्टर्स सारे आते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, शेप, कुछ भी, मतलब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली नहीं थी। हाँ, बट इतना हमें पता चल गया था यहाँ से। ठीक है, सो सारी लिमिटेशंस ही हैं इसकी, बाकी सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, वो कुछ भी चीज़ें हमें नहीं पता थी। नाउ नेक्स्ट इज VBT। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है एक कोवलेंट मॉडल है। इसमें मेटल, ठीक है, एंड अगर हम यहाँ लाइगेंड की बात करें तो लाइगेंड जो है दैट इज एक्टिंग एज अ Lewis base and metal is acting as a Lewis acid. Clear? लाइगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देने हैं मेटल को। सो ये कोवलेंट मॉडल है। लाइगेंड डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन in either n-1d, ns, np या फिर nd। ठीक है, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाती हैं, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कशन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। सो ऑर्बिटल्स अंडरगो, ठीक है, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। सो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बाकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी इसमें, डोंट वरी, वीबीटी में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ओके, सो ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक चीज देखो, अगर n-1d ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो का ये इस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है और क्वेश्चन भी आ सकता है कि n-1d अगर ऑर्बिटल
हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहे हैं, सो देन दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट क्लियर है। और अगर हम एन डी ये यूज कर रहे हैं आउटर वन, तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो ये मेन सारे पॉइंट्स है वीबीटी के। मेन इंपॉर्टेंट चीज अब हम विद एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट देखा, मतलब नेचर देखा कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डाई। ठीक है, उसी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कवर किया। दैट वाज टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, मतलब उनको खुद ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उनको जैसे ही कोई पैरामैग्नेटिक दिखा तो हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा अंदाजा लगाया गया, और अगर डाई है तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। बट ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा उनको नहीं पता चला। ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, रूट एन n+2, ये बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज द यूनिट, और n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं NiCl4 एंड 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। तो निकल जो है, निकल यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे निकालते हैं, क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, इसको x मान लिया तो x - 4 = -2, उधर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। सो दिस इज निकल इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये अच्छे से पता है। देन उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखो निकल अब क्या है, +2 स्टेट में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम। सो दैट इज 4s से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, 4s से, तो 4s 0 एंड दिस इज 3d8। ठीक है, 3d8। तो अब हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये है हमारे पास 3d 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 3d हो गया। देन ये है हमारे पास 4s जो अभी क्या है, एम्प्टी है, 3d में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी दिखा देते हैं उसको। देन 4p, ठीक है, एंड देन लास्ट में यहाँ पर क्या है, 4d। तो ये सब हमें यूज करने हैं। सो दिस इज 4d। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्हें ये पैरामैग्नेटिक मिला। ये कंपाउंड क्या मिला, पैरामैग्नेटिक। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब हमारे पास 4 का मतलब क्या है कि ये 4 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो sp3 क्या थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक चेक करके ये चीज की है। सो नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहीं पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। यहीं पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर लेट्स से साइनाइड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लाइगेंड, ये सब हम आगे CFT में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ही कुछ डिस्कशन हुआ। तो देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर क्या होगा, अगेन निकल के स्टेट में आएगा, 2 पॉजिटिव स्टेट में। आप देख लो यहाँ पर x देन -4 = -2, तो वहां पर जाकर +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है अब आपको। सो निकल इज अगेन इन +2 स्टेट में। तो बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि नहीं, सब कुछ सेम होते हुए भी ये जो कॉम्प्लेक्स था ये क्या था, डायामैग्नेटिक था। और यहीं पर तो प्रॉब्लम हुई फिर। इसका मतलब उनको कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, बट उनको ये देख के ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर अब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। फाइन,
तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट दिस इज 3D, यहीं पर दिखा देते हैं हम इसको 3D, देन दिस इज 4s और यहाँ पर 4p तक ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें 3 ही तो मतलब हमें क्या चाहिए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर D, ठीक है, S और यहाँ पर P2, तो यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी DsP2। क्लियर है। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया, सब कुछ सेम होते हुए, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हुए, सिर्फ लाइगेंड चेंज होते ही देखो कितनी हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आ गई है, बिल्कुल अलग जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, कि क्यों अलग लाइगेंड से अलग हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये उनको नहीं पता था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी। सो यहाँ पर sp3 और वहां पर क्या है, दिस इज DsP2। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया और ये यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, सेकेंड एग्जाम्पल। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हम एक बार 6 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार किसके लिए देखेंगे, 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए हमारा एग्जाम्पल है FeF6 एंड 3 नेगेटिव। पहले हम इसके लिए देख लेते हैं एक बार। तो देखो सबसे पहले हम फटाफट से मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आयरन विल बी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। आयरन X, ठीक है, और जो फ्लोराइड है वो क्या, हेलोजन है, सो -1, सो दिस विल बी -6 इक्वल टू -3, सो दिस इज गोइंग टू बी +3। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सो आयरन के लिए अगर हम नॉर्मली देखें, देखो आयरन जो है वो किसमें रहता है, 4s2 एंड 3d6 26 होता है। तो यहाँ पे 4s0, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, नाउ दिस इज 3d5, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो दिस वाज पैरामैग्नेटिक। क्या था ये, दिस वाज पैरामैग्नेटिक। तो बस फिर क्या था, फिर तो अब हमें जानना ही है कि ये कैसे हुआ। तो अब देखो बना लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4, सो दिस इज 3D, 4s हमारा एम्प्टी है, दिस इज 4s एंड देन यहाँ पर क्या है, 4p, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं फटाफट से। सो 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल कितना है, 6 है, तो हमें 4D बनाना ही पड़ेगा। चलो 4p एंड 4D भी बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज 4D। तो यहाँ पर फटाफट से मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मेरे आंसर से पहले आपका आंसर होना चाहिए। सो नाउ दिस इज, हमें टोटल कितने चाहिए, 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितना हो गया, sp3d2। क्लियर है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज दी कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बीबीटी में निकली। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है FeCO5, ये एक स्पेशल केस है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सो कार्बोनाइल जो है, कार्बोनाइल के केस में 0 होता है इस पे चार्ज, तो आयरन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब आयरन के लिए यहाँ पर क्या है, दिस इज 4s2 एंड 3d6, ठीक है। और इसको देखा गया कि दिस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक इसको देखा गया, तो उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, so this is 3D, then 4s, then 4p and then 4D, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अब हम 6
और ये डायमैग्नेटिक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर देंगे, हम पेयर अप कर देंगे। सो टोटल 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP3। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पर हम D यूज करते हैं, दैट D इज Dz²। ठीक है, यहाँ पर हम D जो है वो Dz² लेते हैं, तो इसकी जो है शेप इस तरीके से होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, सो दिस इज आयरन, कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो D यूज करते हैं हम, दैट इज Dz²। क्लियर, तो ये एक स्पेशल केस हो गया, इसमें हमने एक और सारी हाइब्रिडाइजेशन देख ली है। नेक्स्ट, ठीक है, तो VBT के बारे में हमने ये सब डिस्कशन कर लिया है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट्स अ कोवैलेंट मॉडल। इसमें हमने इस तरीके से देखा कि जो लाइगेंड है वो क्या है, दैट इज बेस, और मेटल क्या है, एसिड है। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन इन सब में हो सकता है, इनर एंड आउटर इज इंपॉर्टेंट। देन हमने यहाँ पर सारे एग्जाम्पल देख लिए एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। इनको कुछ नहीं पता था, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं पता चला, ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर कलर कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पर भी वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, नथिंग, वी नो नथिंग। चलिए नेक्स्ट, CFSE या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर CFT भी एक टर्म आपको मिल सकती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड इस टर्म का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। तो ये जो है हमारे पास, दिस इज आयोनिक मॉडल है ये। ठीक है, दिस इज द आयोनिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल, हमारे पास दो तरीके से जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, कैसे स्प्लिटिंग होती है, एंड द अदर वन इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास मेटल है। ठीक है, मेटल क्या है, स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म है। अब जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, इसके आसपास क्या आएंगे, लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, राइट। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइगेंड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल है तो हमारे पास 6 लाइगेंड्स क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब जैसे ही वो मेटल से काफी दूर है, तो एक यूनिफॉर्मिटी है, हर तरफ से क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन जैसे ही वो पास आने लगेंगे, ठीक है, जैसे ही वो पास आने लगेंगे, तो हमारे पास, मतलब इसको हम एक क्यूब की तरह मानते हैं कि मेटल क्या है, एक क्यूब के अंदर है। और जो हमारे पास, यहां पर देख लेते हैं, अलग से इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है, उसमें हम ये डिस्कस करते हैं ना, देखो कि जो dx² माइनस y² है एंड जो dz² है, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, ये किस पे होते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सिस पे। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो है वो एक्सिस पे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें dxy, dyz और dzx, अगर हम इन तीनों की बात करें, तो ये क्या होते हैं, इन बिटवीन, इनके लॉब्स कहाँ होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, तो जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे तो वो कहाँ पर आएंगे, देखो ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से ही तो होती है, और इसको हम एक तरह से कार्टेशियन प्लेन पे एक्सिस भी मान सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक्सिस। तो एक्सिस पर अगर आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर है वो क्या करेंगे, ज्यादा, ठीक है, वहां पर जो है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से देखो ये जो स्प्लिटिंग है, इसमें ध्यान से देखो, जो एक्सिस पे है, एक्सिस वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जो कि क्या है, देखो dx² माइनस y² एंड जो dz² है, उनकी जो है एनर्जी ज्यादा हो जाएगी,
और जो हमारे पास dxy, dyz एंड dzx है वो क्या है, इन बिटवीन दी एक्सिस, तो वो उतना ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में रह गए हैं, तो उनकी एनर्जी हल्की सी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज ऑन दी एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर हैं उनको रिपल्शन फील होगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जो इन बिटवीन दी एक्सिस है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्यों वही ऊपर गए हैं, ठीक है, उन्हीं की एनर्जी ज्यादा क्यों हुई है। क्लियर? ठीक है, तो एक बार यहाँ पर ये और देख लो, ये वैल्यूज हैं 3/5 डेल ओ, ठीक है, अब ये बैरी सेंटर है बीच में, और यहाँ पर क्या है, दिस इज नेगेटिव 2/5 डेल ओ, क्योंकि एनर्जी डाउन डिक्रीज हुई है, तो नेगेटिव 2/5 डेल ओ। ठीक है, और इसमें ये चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ही मैं एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ, यूनिट्स जो है डेल ओ के, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज होती है, बाकी हम इसमें CFSE कैलकुलेट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे हम एग्जाम्पल देख लेंगे। नेक्स्ट, यहां पर हम बात कर रहे हैं अब टेट्राहेड्रल में। ठीक है, यहां पर हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो है, अब उल्टा हो गया, देखो टेट्राहेड्रल फील्ड कुछ ऐसी होती है, तो यहां पर जो हमारे पास एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, उनकी वो एनर्जी ज्यादा में जाएंगे, और यहाँ पर ये एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में वो ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो ऑन दी एक्सिस है, इन बिटवीन दी एक्सिस उतना ज्यादा नहीं होगा, दूसरा आप ऐसे कह सकते हो कि वहाँ 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 4 लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो क्या है, ज्यादा है देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन भी लिख सकते हैं कि डेल टी इज 4/9 ऑफ डेल ओ, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। क्लियर है? दूसरा देखो, यहाँ पर फर्दर स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग जो है वो भी होती है, उसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से है, यहीं पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर हमने स्प्लिटिंग देखी कि ये जो है हमारे ऑर्बिटल वो क्या है, dxy, इतना बना लेते हैं, देख लेते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। सो दिस इज dx² माइनस y² एंड दिस इज dz², और यहां पर हमारे पास है dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, यही तो स्प्लिटिंग देखी हमने यहाँ पर। तो ये फर्दर स्क्वायर प्लैनर में क्या होता है, ये फर्दर इस तरीके से स्प्लिटिंग दिखाते हैं। यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी dx² माइनस y², और ये dz² हो जाएगा। ठीक है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, और यहाँ पर आएगा dxy, और ये यहाँ पर बाकी जो 2 बच गए हैं dyz एंड dzx। और ये जो स्प्लिटिंग है, देखो ये जो बीच की स्प्लिटिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग। इसको भी ध्यान से यहीं पे देख लो आप, तो इसी को कहते हैं हम स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये है स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग, 1.3 ऑफ डेल ओ होती है वैल्यू। तो इसको भी देख लो आप, स्क्वायर प्लैनर की स्प्लिटिंग भी आ सकती है, जेईई में तो पूछी जा ही सकती है। तो यहाँ पे फर्दर इस तरीके से स्प्लिटिंग को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग। क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल में ही फर्दर हम जो चीज देखते हैं दैट इज स्क्वायर प्लैनर स्प्लिटिंग। क्लियर? दूसरा, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को, तो हमने यही बात की ना कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा होती है। तो कुछ मेन पॉइंट्स अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल है वो डिपेंड करता है ऑन दी लाइगेंड। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइगेंड पे डिपेंड करता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको अच्छे से याद करना है, ये लाइगेंड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अच्छे से आपको याद करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कब है, कब वो वीक फील्ड लाइगेंड है, +2 में कब, +3, +4, +5 में सभी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो सब अच्छे से आपको थ्योरी पढ़नी है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्टाहेड्रल जो है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पेयरिंग होगी, मतलब पहले नीचे वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है वो सारे फिल होंगे, सो पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो मतलब पेयरिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड होगी अलग से, ठीक है। और अगर मेरे पास वीक फील्ड लाइगेंड है तो वहां पर उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। क्या बनेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ पर देयर विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। सो देयर विल बी नो पेयरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ही आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। टेट्राहेड्रल में चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, क्योंकि उतनी स्प्लिटिंग नहीं है तो यहाँ पर हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये पॉइंट क्लियर है, यहां पर हमेशा ही क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। चलो अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में तो आप अच्छे से कर ही लोगे, ऑक्टाहेड्रल के दो केसेस देख लेते हैं। चलो ऑक्टाहेड्रल में D4 देख लेते हैं हम, D4 में दो केसेस देख लेते हैं, एक बार तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक बार वीक फील्ड लाइगेंड है। चलो D4 में हम दो केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में अलग अलग से हमारा डायग्राम बनेगा और वहीं पर मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ CFSE कैलकुलेशन डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। चलो यहां पर मेरे पास है, मान लो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन। तो हाई स्पिन का मतलब देखो ये स्प्लिटिंग इस तरीके से है, यहां पर हमारे पास है dx² - y² एंड dz² ऑक्टाहेड्रल में, और यहां पर हमारे पास है बाकी तीन, ठीक है, रिमेनिंग 3 ऑफ द ऑर्बिटल्स। हाई स्पिन का मतलब है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली फिल होंगे, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ देयर विल बी 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएगा, हाई स्पिन क्योंकि उतनी स्प्लिटिंग नहीं है। और अगर हम यहां देखें, यहां देख लेते हैं, सो यहां पर है लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब है कि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। चलो थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है सिर्फ यहीं पर फिल होंगे, देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर फिल होंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। पहले 6 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, 7th इलेक्ट्रॉन विल गो इन दी अपर वन, क्लियर। तो ये इस तरीके से फिलिंग होगी। अब हमें ये पता है, देखो ये बैरी सेंटर के अकॉर्डिंग यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू थी, दिस वाज 3/5 del O एंड दिस वाज -2/5 del O, ठीक है, दिस वाज 3/5 del O। देखो याद करो ये वैल्यूज, जो ये वैल्यूज है मैं यही बता रही हूँ आपको, 3/5 del O एंड दिस इज -2/5 del O। तो ये वैल्यू हमें यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे 3/5, तो अब हमें यहाँ पर CFSE कैलकुलेट करनी है। तो CFSE कैलकुलेट कैसे होगी, -2/5 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड देन प्लस, ठीक है, प्लस में फिर यहाँ पर वैल्यू आएगी 3/5 × 1, ठीक है, एंड del O। तो ये वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर CFSE कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, सेम बिल्कुल वही, आपको -2/5 × 4 कर देना है, ठीक है, ये del O ये आ गई। लेकिन यहाँ पर अभी हमने डिस्कशन किया ना, देखो पेयरिंग एनर्जी, अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है वो ऐड हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी कितनी, देखो नॉर्मली देखें तो एक भी पेयर नहीं है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर बना है, तो एक एक्स्ट्रा पेयर मतलब देयर विल बी 1 पेयरिंग एनर्जी जो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम हुंस रूल ऑफ बोस प्रिंसिपल, वो सारी चीजें जो हम फॉलो करते हैं उसमें जितने भी हमारे पास पेयर बन रहे हैं और उसके अलावा इसमें जितने ज्यादा पेयर बने, यू हैव टू सी द डिफरेंस। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं देखना कि कितने पेयर बन रहे हैं, आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। डिफरेंस एज इन जैसे D6 की अगर हम बात करें तो D6 में देखो, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। D6 की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन विल बी हियर, राइट।
और अगर मैं लो स्पिन में देखूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप अपने आप देखो यहाँ पर एक पेयर बना हुआ है और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस है, 2 पेयर ही तो एक्स्ट्रा बने। हमें पेयरिंग एनर्जी कितनी देनी है, 2 की तो एक्स्ट्रा देनी है, तीनों की नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, 3 पेयरिंग एनर्जी लिख के आओगे आप, वो ऑप्शन टिक करके आओगे, नहीं, यहाँ पर एक ऑलरेडी पेयर बन सकता है, ठीक है, तो हमने 2 एक्स्ट्रा पेयर बनाए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पेयरिंग एनर्जी विल बी एडेड। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैंने अलग से सारी चीजें आपको बता दी है, जो जो एक एग्जाम्पल बता दिए, बाकी सब में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज जॉन टेलर डिस्टोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, देख लेते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन या JTD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हमारे पास सिमेट्री नहीं होती है, ऑक्टाहेड्रल में ही बात करते हैं हम, यहाँ पे ये 3 है, ऐसे ये मान लेते हैं, ये सिचुएशन ऐसे मान लेते हैं, ये हमारे पास स्प्लिटिंग वाला डायग्राम है कंप्लीट। तो कहीं पर भी अगर सिमेट्री नहीं है, जैसे यहाँ D1 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टोर्शन होगा हल्का सा, सिमेट्री नहीं है ना, D2 में भी होगा, D3 में नहीं, ठीक है, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन। देन D4, ठीक है, और यहाँ पर जो है डिस्टोर्शन बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल। जो मेन डिस्टोर्शन है वो हमें यहाँ दिखती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसी के 2 केसेस इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमारी डिस्टोर्शन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे, ध्यान रखना है। देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पर मतलब dx² - y², अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो लाइगेंड भी अप्रोच कहाँ करेगा, यही करेगा, और यहीं पर क्या होगी, ज्यादा रिपल्शन। और अगर यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहीं से क्या होगी, डिस्टोर्शन होगी। सो यहाँ पर देयर विल बी इक्वेटोरियल इलोंगेशन। देखो, ऑक्टाहेड्रल नॉर्मली हमारा ऐसे होता है, लेकिन dx² - y² ये वाले होते हैं, तो दिस इज इक्वेटोरियल इलोंगेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल इलोंगेशन या फिर एक्सियल कंप्रेशन, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है। अरे इनकी लेंथ ज्यादा हो गई तो इनकी लेंथ तो अपने आप ही कम हो गई ना, तो जहां पर रिपल्शन, जहां से लाइगेंड अप्रोच करेगा वही क्या हो जाएंगे, दे विल बी इलोंगेटेड, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है Dg² में, अगर इलेक्ट्रॉन Dg² में है तो फिर से अब लाइगेंड कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ अप्रोच करेगा, और यहाँ से ही ज्यादा क्या हो जाएंगी, रिपल्शन होगी, एंड Dg² ये है, तो दिस विल बी एक्सियल इलोंगेशन, ठीक है। सो ये हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्सियल इलोंगेशन। तो ये दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए, ये जेई के रिस्पेक्ट में, एडवांस के रिस्पेक्ट में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। तो जहां से रिपल्शन वहीं पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी इलोंगेशन। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी CFT CFSE, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और इन्होंने ही हमें क्या बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड के बारे में। चलो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल्स में एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग जो करते हैं इनको हम कहते हैं पाई एसिड लाइगेंड्स। क्या बोलते हैं, पाई एसिड लाइगेंड्स। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कार्बोनाइल इस चीज के लिए फेमस है। क्या होता है इसमें, देखो, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है ना, लाइगेंड तो इलेक्ट्रॉन देता ही है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर मेटल भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बोनाइल के पाई स्टार में जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सिनर्जिक बैक बॉन्डिंग की तरह कुछ हो गया। और जब ये बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग, MC बॉन्ड क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये बस इतना ही पॉइंट है। MC बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, CO बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर एक क्या है न्यूट्रल वाला, और एक के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो कैसे दे पाएगा। जिसपे नेगेटिव है मतलब जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है वही क्या करेगा, ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग उतना MC जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, या बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इनसे भी डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से क्या एग्जिस्टेंस है, कौन सा क्या स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग की अगर हम डिस्कशन करें, देखो ये एक तरह से इसमें से मैं 2-3 आपको बता दूंगी, बाकी आपका एक तरह से होमवर्क होगा, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होगी, आपको इसमें अच्छे से अपने आप, ठीक है, इनको करने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही ईजी होते हैं इनके, आपको 2-4 रूल्स पढ़ने कि किस तरीके से अगर अनायन कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाता है, जैसे आयरन है दैट बिकम्स फेरेट, है ना, अगर अनायनिक है तो फेरेट हो जाता है, स्टेनेट, तो वो कुछ आपको देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज कैसे निकालते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, सारे लाइगेंड्स जो हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड, मोनोडेंटेट, वो सारी लिस्ट आपको बहुत अच्छे से NCERT से पढ़ के जानी है। कई बार वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और वो बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम के साथ भी हमारी एक रेस हो रही होती है ना, तो वो जो टाइम के साथ रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी मैं एक दो यहाँ पर डायरेक्ट करा रही हूँ। तो देखो फर्स्ट इज टेट्रा अमाइन, देखो अमाइन में डबल M आता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। सो टेट्रा अमाइन, ठीक है, एक्वा क्लोरिडो एंड कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लाइगेंड लिखे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखो सो दिस इज गोइंग टू बी टेट्रा अमाइन, इसका मतलब NH3 क्या है, 4 टाइम्स है, ठीक है। सो टेट्रा अमाइन, देन एक्वा इज फॉर वाटर, एक्वा किसके लिए है, वाटर के लिए है, क्लियर है। सो दिस इज टेट्रा अमाइन, देन एक्वा हो गया, एंड देन क्लोरिडो, क्लोरिडो मीन्स क्लोरीन, तो यहां पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ। और उसके साथ सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल हम कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ठीक है। और बाद में क्या है हमारे पास, क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्या है, दिस इज दी काउंटर आयन, ये यहां पर है बाहर। तो हमें पता कैसे चले, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि बाहर जो क्लोरीन है वो कितना नंबर है, वो नंबर कभी भी आपको फॉर्मूले में मेंशन नहीं होगा, उसको कैसे निकालते हैं हम, उसको इससे निकालते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हम इस 3, जो ये 3 लिखा है ना यहाँ पर, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल का, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, और इसी से हमें पता चलता है एक्चुअली, ठीक है, कि यहाँ पर काउंटर आयन कितने हैं, जो उसको सेटिस्फाई कर दे, सिंपल, ठीक है। तो आप अपने आप देखो, क्लोरिडो है और हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है वो 3 आना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, देखो आप कितना हो जाएगा, 3 कैसे होगा, अगर मैं Cl2 लिख दूं, अपने आप चेक करो, Cl2, इसका मतलब यहाँ पर स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2, क्योंकि वो क्लोराइड -2 है, 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे +2, और एक क्लोराइड हमारे पास अंदर भी है, सो ये -1 और बाहर जाके कितना हो जाएगा, +3, तो क्लोरीन जो है वो 2 होंगे तो ही क्या करेंगे, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, सॉल्व करके ही बता देती हूँ। देखो एक अच्छे से, क्योंकि मैं एक अच्छे से करा रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। ये -1 और ये बाहर -2 है, तो यहाँ पे +2 हो गया, सो दिस इज x + 0, ठीक है, देन ये 0 ही हो गया, बाकी सब तो -1 = +2, तो यहाँ से x विल बी +3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। चलो एक और देख लो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो, ठीक है, ऑक्सीडो एंड जिंकेट, इसका मतलब जो पोटेशियम है, देखो जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ये जो है दिस इज द काउंटर आयन, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है अगर कोई मेटल, ठीक है, या फिर जैसे ये नॉन मेटल लास्ट में लिखा गया है, तो ये क्या है, दीज आर दी काउंटर आयंस। तो ये पोटेशियम जो है ये बाहर है, ठीक है। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH4, ठीक है, देन हाइड्रोक्सीडो एंड देन जिंकेट, इसका मतलब क्या है, दिस इज जिंक, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीडो क्या है, दिस इज दी OH, तो इस तरीके से आपको बात करनी है। तो आई थिंक ये पोटेशियम, देन यहाँ पे जिंक OH होल 4 हो जाएगा, एंड देन 2 का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज K4। तो उस तरीके से आपको देखना है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो हाइड्रोक्सीडो जो है दिस इज OH होल 4, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये अब आपको सारे अपने आप ट्राई करने हैं, ठीक है, अब आपको ये अपने आप ट्राई करने हैं। जैसे लास्ट है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, तो ये क्या हो गया NiCO होल 4, बस सिंपल। और जीरो तो हो ही जाता है, कार्बोनाइल है, क्योंकि कार्बोनाइल मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 2 मैंने बता दिया, 1/3 भी, तो बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। सिमिलरली अपोजिट भी हो सकता है, देखो वहां पर क्या था, हमें फॉर्मूला गिवन था, मतलब हमें स्टेटमेंट में इस तरीके से गिवन था अल्फाबेटिकली, और हमें फॉर्मूला बनाना था। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मूला में गिवन हो और हमें उल्टा करना है, अपोजिट करना है, ठीक है, तो ये भी आप अपने आप करोगे, कुछ भी नहीं है इसमें भी, वही देखो डायअमाइन, ठीक है, ये क्लोरिडो, ठीक है, तो ये आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ये शीट आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेन 2020, तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से एक बार सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं सॉल्व करा रही हूँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है आप देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो देखो आप अच्छे से, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम, फॉर्मूला दिया है हमारे पास, फॉर्मूला है, ठीक है, और उसमें हमें दी है वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स, देखो शोज अ सिंगल ब्रॉड पीक विद अ मैक्सिमम एट 2300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, तो इस पीक का क्या मतलब है, दिस इज दी, अगर आप यूनिट्स को भी ध्यान से देखें, सो दिस इज दी वेव नंबर मतलब 1/λ, देखो 20300, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है। एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें निकालनी है किलो जूल पर मोल में, कुछ भी नहीं है देखो। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टाइटेनियम है उसकी CFSE कैलकुलेट कैसे होगी, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो टाइटेनियम है उसके लिए अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास क्या है 4s2, ठीक है, दिस इज 4s2 एंड 3d2, ठीक है, 3d2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मेरे पास टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आ गया है, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसका मतलब 4s0 और यहाँ पर क्या आ गया 3d1, ठीक है। और CFSE का मतलब देखो, अब यहाँ पर तो आपको लो स्पिन हाई स्पिन कुछ भी नहीं सोचना है, लो स्पिन हाई स्पिन वगैरह कुछ भी नहीं सोचना है। तो जो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो स्प्लिटिंग इस तरीके से है, यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 2/5, तो -2/5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन एंड डेल O, यही तो लिखेंगे हम, है ना। सो दिस इज CFSE, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो CFSE मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, विच इज 0.4 डेल O। ऑप्शन में आप देख लेना, वो पॉजिटिव, कई बार वो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी पूछता है, तो वो आपके ऑप्शन से आपको समझ आ जाएगा। सो CFSE इज 0.4 डेल O, ठीक है, जहां तक मुझे याद है इसके आंसर्स में शायद सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो 0.4 डेल O, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेल O निकालना है एक तरह से, अब हमें क्या निकालना है, डेल O निकालना है, क्योंकि अब हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर देखो एनर्जी की वैल्यू डेल O इज इक्वल टू क्या है, EH एंड वेव नंबर, तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर HC एंड वेव नंबर, HC/λ होता है ना, तो यहाँ पर दिस इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 सेंटीमीटर में अगर हम ले तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वेव नंबर हमें दे रखा है विच इज 20300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से डेल O की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से जो डेल O की वैल्यू आएगी हमारी, डेल O की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से, आई थिंक देखो आप जूल में, लेकिन वो क्या होगी वैल्यू, जूल पर मॉलिक्यूल होगी,
ठीक है, जूल पर मॉलिक्यूल होगी तो आपको लास्ट में बस क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको, मान लो x आ गई तो x को Na से मल्टीप्लाई करना होगा, x को Na से मल्टीप्लाई करना होगा एवोगेड्रो नंबर से, क्योंकि x इंटू Na क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी देन जूल पर मोल। ठीक है, बस अगर आपको यूनिट्स, मान लो मैंने आपको 2-3 तरीके से फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास जूल पर मॉलिक्यूल है तो हमारी वैल्यू यहां तक रहेगी, पर मोल में भी क्वेश्चन हो सकता है, सो देन दिस विल बी इनटू Na। तो ये लास्ट की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कहां पर पुट कर देनी है, इधर, यहाँ डेल ओ की वैल्यू पुट कर देनी है। तो किसी भी तरीके से आपको किसी भी यूनिट्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें सिंपल क्या करना था, देखो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ से 1 तो -2/5 डेल ओ हो गया। देन अब हमें डेल ओ, हमें क्वेश्चन में कुछ भी किसी भी तरीके से यूनिट्स में पूछा जा सकता है, तो डेल ओ अगर मान लो कि किलो जूल पर मोल में क्वेश्चन है तो हमें सिंपल यहाँ पे E = hc/λ होता है, वेव नंबर, ये वैल्यू पुट की, दैट इज जूल पर मॉलिक्यूल आएगा आंसर, फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी जूल पर मोल, और वही वैल्यू बस हमें क्या करनी थी, 0.4 के साथ यूज करनी थी। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपने आप भी आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, बाकी ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस, ट्रांस, और उसमें किस तरीके से, वो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें, मेन चीज़ें जो हैं वो हमने सारी कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आपको अब अच्छे से ये चैप्टर प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वेटेज बहुत अच्छी है। जेईई में इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने की उम्मीद हो सकती है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक का स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब आपको अगर आता है तो आप इसमें टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे और बहुत ईजिली आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।